हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जो करंटली कोविड-19 या कोरोना वायरस के कारण जो ग्लोबल स्लोडाउन हो गया है, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया है, तो उसमें चाइना का किस तरीके से वो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इकोनॉमिक स्लोडाउन को। और आज हम लोग स्पेसिफिक देखेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये स्लोडाउन जो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है ये किस तरीके से ग्रो कर रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि चाइनीज इकोनॉमी का इंडियन इकोनॉमी पे किस तरीके से कब्जे करने की कोशिश की जा रही है। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 3 पॉइंट जिस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी। ये एक थ्योरी है, इंटरनेशनल थ्योरी है, जहाँ पे ये देखा जा रहा है कि इंडियन ओशन में चाइना अपना कॉमर्शियल और मिलिट्री प्रेजेंस किस तरीके से इंडिया के अराउंड बना रहा है। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि जितने भी जो चाइना में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट थे और अलग अलग कंट्रीज में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट थे, तो सारे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में एक आप बोल सकते हैं कि ह्यूज डाउनफॉल हुआ और चाइनीज इन्वेस्टर्स उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड की। और तीसरा हम लोग देखेंगे जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, जो इंडियन जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, उसमें चाइना का कितना इन्वेस्टमेंट है और उन लोगों का आगे का क्या प्लान है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली लास्ट वीक जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, चाइना का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, उसने इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बैंक जो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है एचडीएफसी, उसमें उन्होंने एचडीएफसी का स्टॉक परचेज किया और एटलीस्ट अब जो उनका टोटल होल्डिंग हो गया है वो 1% हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड चाइना का पब्लिक सेक्टर बैंक है और इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बैंक है। किसी भी इकॉनमी को कंट्रोल करने के लिए आज के डेट में अगर आपको किसी भी कंट्री की इकॉनमी को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आप उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करते हैं। और यही चीज़ हम चाइना के केस में देख रहे हैं कि वो हर एक छोटे छोटे वर्ल्ड के छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं उस पर अपना वो इकोनॉमिक जो पावर है उसका यूज़ कर रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के रिस्पेक्ट में, उसको रिस्पॉन्ड करते हुए इन्होंने अपने एफडीआई नॉर्म्स को अल्टर कर दिया है। तो अभी इन्होंने ये कहा है कि जितने भी इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज के थ्रू जो डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगा उसको अब गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो पहले इस केस में इस लिस्ट में सिर्फ 2 ही कंट्रीज थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन इसके बाद जो है आज अब अगर मान लीजिए आज के बाद अगर चाइना की कोई भी कंपनी, वो या तो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, उनको अगर इन्वेस्ट करना होगा तो गवर्नमेंट अप्रूवल लेने के बाद ही अप्रूवल लेने के बाद ही वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अब वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि पॉलिसी के टर्म में कौन कौन सा नया रूल्स बनाए गए हैं चाइनीज इन्वेजन को, जो चाइनीज इकोनॉमिक इन्वेजन है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक थ्योरी है द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी ये बोलता है कि चाइना जो है इंडियन ओशन में अराउंड इंडिया आपके जितने इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जितने जो नेबरिंग बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, उसमें अलग अलग प्लेस पे ये लोग अपने कमर्शियल और मिलिट्री बेस बना रहे हैं। इस लिस्ट में अगर आप देखिएगा तो पाकिस्तान नंबर 1 में है, जहाँ पे गाद्वार पोर्ट में इन्होंने एक अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू जो है वहाँ पे इन्होंने पोर्ट बनाया है। और ये पोर्ट 100% चाइनीज ऑफिशियल्स या आप ये बोल सकते हैं कि चाइना की जो कंपनी है वो इसको कंट्रोल कर रही है। और जो चाइनीज पोर्ट बनाया गया है इसका 40 इयर्स का लीज चाइना को दिया गया है टू कंट्रोल एंड ऑपरेट। और ग्लोबल अगर आप जियो पॉलिटिक्स में जो इम्पोर्टेंट जो जर्नलिस्ट हैं, वो लोग जो काम कर रहे हैं या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, अगर आप उनकी माने तो उनका मानना है कि आने वाले टाइम में ग्वादवार पोर्ट जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पे चाइना अपना मिलिट्री बेस बनाएगा। इसी में अगर हम दूसरे कंट्रीज में देखें जहाँ जहाँ ये है, तो एक है आपका चित्तौंग जो कि बांग्लादेश में है। चित्तौंग में भी एक शिपिंग पोर्ट बनाया गया है और ये भी माना जा रहा है कि चाइना वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाएगा। लेकिन इस न्यूज़ को जो बांग्लादेश के हेड हैं, जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने रूल आउट कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक कॉमर्शियल है। लेकिन आप लोग जैसा कि जानते हैं चाइना का किस तरीके से उन्होंने अफ्रीका को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की है। और इसमें दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो मैं
तो इसमें आपका जो श्रीलंका का पोर्ट था, पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा, इनिशियली चाइना ने आफ्टर 2004 सुनामी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, बोला कि हम लोग हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करेंगे, लेकिन जब श्रीलंकन गवर्नमेंट उसको रिपेयर नहीं कर पाई तो उन्होंने 99 ईयर्स लीज पे ले लिया। और ये हम्बनटोटा पोर्ट है, ये कंप्लीट चाइनीज नेवी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और उसी के दम पे वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि हम लोग जो चाइनीज जो नेवी है वो कोशिश करे वहाँ पे चाइना का एक मिलिट्री बेस बनाने का। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ अगर दूसरे कंट्री में, तो सिमिलरली आपके मालदीव्स में भी वहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है पोर्ट में, और वहाँ पे भी कोशिश की जा रही है मिलिट्री बेस बनाने का, और आपका म्यांमार में भी ऐसा हुआ है। अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज की ओर देखें तो एक छोटा सा कंट्री डिजिबूटी, तो वहाँ पे भी चाइना ने 2017 में ये अप्रोच किया था कि हम लोगों को वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाने का अलाउ किया जाए। तो अगर आप इसको पूरा देखिएगा तो चाइना का एम है कि हम इंडियन ओशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सी रूट है फॉर कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी जो आपके शिप्स होते हैं जो भी एशिया में आते हैं, ये सारे इसी रूट को फॉलो करते हैं। और चाइना का एम है कि वो पूरे जो आपका ट्रैफिक है उसको किस तरीके से कंट्रोल कर ले, और अगर आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो आप पूरे ट्रेड को भी कंट्रोल कर पाइएगा। तो ये तो एक हो गया आपका जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी बताता है, और चाइना उसमें दिन प्रतिदिन नए नए इन्वेस्टमेंट कर रहा है अलग अलग कंट्री में, और कोशिश ये कर रहा है कि वो अपना इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म इम्पोज करे, और अभी सबसे पहले वो फोकस कर रहा है कि छोटे छोटे कंट्रीज को कैप्चर करने का। अब दूसरा आते हैं जो कोविड-19 का इम्पैक्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आप जानते हैं कि हर एक कंट्री का स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गया, लेकिन इस चीज़ को हर एक कंट्री के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए चाइना ने क्या किया कि उसने अपना जो बैंकिंग का रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो होता है उसने उसको कम कर दिया। दिस मीन्स कि जो चाइनीज बैंक्स है उनको जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी थी, वो उसको कम कर दिया। कम कर देने से अराउंड 78 बिलियन डॉलर्स जो है चाइनीज बैंक्स के पास एक्स्ट्रा हो गए, जिसको उन्होंने लोकल जो कंपनीज हैं, या आप ये बोल सकते हैं जो फॉरेनर जो इन्वेस्ट किए थे चाइना में, उनके शेयर्स को इन्होंने परचेज कर लिया है। तो इससे भी आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से चाइना ने अच्छे ढंग से यूटिलाइज किया है इस कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमिक डाउनटर्न आया है, टू इंक्रीज द ओनरशिप ऑफ फॉरेन कंपनीज के ओनरशिप पे चाइनीज ओनरशिप को बढ़ाने के लिए। और बहुत सारे ऐसे यूएस की कंपनीज हैं जिनका स्टॉक और वहाँ पे चाइना में है, तो वहाँ के जो मेनलैंड इन्वेस्टर्स हैं वो सारा परचेज करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट आप देखिएगा हांगकांग में हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे चाइनीज इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है स्टॉक मार्केट, जो हांगकांग स्टॉक मार्केट है, उसका बहुत सारा उन्होंने शेयर परचेज कर लिया है, क्योंकि इकोनॉमिक डाउनटर्न के कारण जो स्टॉक प्राइसेस है वो बहुत कम हो गए और इन्होंने कम प्राइस पे सारे स्टॉक को परचेज कर लिया है। अब तीसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एचडीएफसी से रिलेटेड है, और ये एचडीएफसी से बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, वो है स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट। तो चाइना की दो सबसे बड़ी कंपनी है, एक है आपका अलीबाबा, जिसका alibaba.com आप लोग जानते हैं ई कॉमर्स में, अब दूसरी कंपनी है टेंसेंट। तो टेंसेंट और अलीबाबा ने मिलकर इंडिया के एटलीस्ट 8 to 9 बड़े बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, और एज्यूम ये किया जा रहा है कि कंपनीज लाइक पेटीएम, जहाँ पे अलीबाबा का इन्वेस्टमेंट अप टू 40% है। तो अलग अलग कंपनी जिसमें चाइनीज ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है वह है आपका पेटीएम, आपका ओयो, ओला, बाइजूस, फिर मेक माई ट्रिप, बिग बास्केट। तो ये सब वो लिस्ट ऑफ कंपनीज है जो कि बड़ी बड़ी कंपनी है जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन प्लस है, और चाइना की जो दो बड़ी कंपनी है अलीबाबा और टेंसेंट, इन्होंने इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है। और ये इसीलिए किया है सो दैट कि ये डोमेस्टिक मार्केट को किस तरीके से कैप्चर कर सकें। आप जैसा कि जानते हैं कि इंडिया में अभी भी जो इंडिया में ई कॉमर्स में जो दो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, एक हैं आपके फ्लिपकार्ट, दूसरा है अमेजॉन। अलीबाबा ने भी कोशिश की थी इंडियन मार्केट को कैप्चर करने का, लेकिन अलीबाबा उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो इसलिए उसने दूसरा तरीका अप्लाई किया
तो उसने स्नैपडील में भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं स्नैपडील जो है तीसरे नंबर पे आता है अगर आप ई कॉमर्स की बात करते हैं। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि चाइनीज़ कंपनी एक तो ये कोशिश कर रही है कि इंडियन मार्केट को डायरेक्टली किस तरीके से कैप्चर किया जाए, और दूसरा जो इंडियन कंपनीज है उस पर अपना वो लोग इन्वेस्टमेंट करके उनके शेयर्स परचेज करके ओनरशिप इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप मोबाइल मार्केट में देखें तो दो सबसे बड़ी कंपनी जो है रेडमी या आप उसको जियोमी और ओप्पो और जियोमी दोनों मिलकर इंडियन मोबाइल मार्केट का अराउंड 70% कैप्चर किए हुए हैं। यानी आप ये बोल सकते हैं कि 70% ऑफ जो मोबाइल परचेज किए जा रहे हैं तो ये दोनों इसी कंपनीज का परचेज किया जा रहा है। और आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं और इसमें ऐसे ऐसे लूपहोल्स लगाए जाते हैं सो दैट कि इंडियन जो भी अपना सेल परचेज करें, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो पर्सनल हो, सारा इंफॉर्मेशन चाइनीज़ को दिया जा रहा है। तो ये तो आज हम लोग ने सारा डिस्कस किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा जगह चाइना ये कोशिश कर रहा है कि वो अपना फाइनेंशियल इंपोलिज्म किस तरीके से इम्पोज करे। जियो पॉलिटिक्स की अगर आप बात करते हैं तो चाइनीज़ को ट्रस्ट नहीं किया जाता है, चाइनीज़ को डायरेक्टली कोई कंट्री ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए चाइना ने अपने मनी पावर को यूज़ किया है। मनी पावर से यूज़ करके वो हर एक कंट्री के इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि आने वाले टाइम में हर एक कंट्री, हर एक इकॉनमी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है इस चाइनीज़ इन्वेजन को रोकने के लिए। और नए जो FDI नॉर्म्स रिलीज हुए हैं तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जितना भी इंडिया में होगा उस पर एक कंट्रोल रखा जाएगा, उस पर एक चेक रखा जाएगा। लेकिन ये भी देखना है कि प्राइवेट कंपनीज के पास जब फंड क्रंच होता है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अपने रेवेन्यू बुक्स में लॉस दिखाए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनके पास अभी फंड क्रंच हो गया है। प्लस अभी जो लेटेस्ट डाटा आया है उसमें ये भी बोला जा रहा है, उस डाटा को देखने के बाद ये भी पता चलता है कि जितने जो बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट जो इन्वेस्टमेंट करने का जो प्लान किया था या प्रपोज किया था, वो सारे वेंचर कैपिटलिस्ट जो है अभी अपने इन्वेस्टमेंट को या बोल सकते हैं कि जो मनी देने वाले थे उसको उन्होंने रोक दिया है। अब जब मनी देना उन्होंने रोक दिया है लेकिन कंपनीज को सर्वाइव करना है, तो यहाँ पे फिर चाइनीज कंपनी आ रही है कि ठीक है मान लीजिए US बेस्ड या जापान बेस्ड VC अगर आपको पैसे नहीं दे रहे हैं तो हम लोग देंगे, बदले में वो उनका शेयर ले लेंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्योंकि इंडियन कंपनीज या कोई दूसरी कंपनी है उनके पास जो है अगर फंड क्रंच होता है तो वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। उस केस में अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उनके पास ज़्यादा नेगोशिएटिंग पावर हो जाता है और वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे इन्वेस्टमेंट और शेयर का डिमांड रख सकता है। तो ये सारा सिचुएशन जो एक को डायरेक्ट कर रहा है वो है कि चाइनीज इन्वेजन डोमेस्टिक इकॉनमी में। तो सवाल ये है कि इंडियन गवर्नमेंट इसको किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करेगी और इंडियन स्टार्टअप कंपनी जो है इसको किस तरीके से देखती है। ये हालांकि सही है कि पैसे की रिक्वायरमेंट है, हर एक कंपनी को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सेल डाउन हो गया है, आपके कस्टमर्स को रोकना भी है, प्लस एम्प्लॉयर्स जितने आपके एम्प्लॉय हैं या जितने लोग काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट भी करना है। तो उस केस में जो फंड क्रंच होता है तो इंडियन कंपनी उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, या तो वो लॉस में रिस्पॉन्ड करके वो रेडी हो जाती है लॉस झेलने के लिए या फिर ओनरशिप को सेल करने के लिए। लेकिन इन द लॉन्ग रन आप लोग सभी लोग जानते हैं और ये एविडेंट भी है कि इन द लॉन्ग रन चाइनीज़ जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है बोथ इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल एंड मिलिट्री। तो आने वाले टाइम में ये देखना पड़ेगा कि हर एक कंट्री, हर एक डोमेस्टिक इकॉनमी और कंपनीज किस तरीके से इस चाइनीज इन्वेजन को रोकने की या एड्रेस करने की कोशिश करती है।